नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शाम ढल रही थी, घड़ी में 6 बज रहे थे। जब फोन की घंटी बजी तब ड्राइंग रूम में आरोही, उसकी माँ उषा और पिता ओम प्रकाश उपस्थित थे। फोन पर वार्तालाप आरोही ने किया। आरोही की हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से भारी एवं कठोर स्वर में किसी पुरुष ने कहा, मुझे आरोही से बात करनी है। मैं आरोही ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ? इस झंझट में न पड़कर तुम उसे ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अपने पति देव को तुम फौरन नेक राह पर चलने की सलाह दो, नहीं तो खून कर दूंगा मैं उसका। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास न करके तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ आरोही मैडम। बोलने वाले की आवाज़ क्रूर हो उठी। अगर तुम्हारे पति आलोक ने फौरन मेरे दिल की रानी कविता पर डोरे डालने बंद नहीं किए तो जल्दी ही उसकी लाश को चील कौवे खा रहे होंगे। ये कविता कौन है मैं नहीं जानती और न ही मेरे पति का किसी से इश्क का चक्कर चल रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी। शंकर उस्ताद को कोई गलतफहमी कभी नहीं होती। मैंने पूरी छानबीन करके ही तुम्हें फ़ोन किया है। अगर तुम अपने आप को विधवा की पोशाक में नहीं देखना चाहती हो तो उस मजनू की औलाद आलोक से कहो कि वह मेरी जान कविता के साए से भी दूर रहे। आरोही कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। अपने माता पिता के पूछने पर आरोही ने घबराई आवाज में वार्तालाप का ब्यौरा उन्हें सुनाया। उषा रोने ही लगी। ओम प्रकाश ने गुस्से से भरकर कहा, तो आलोक इस कविता के चक्कर में उलझा हुआ है। मैं भी तो कहूँ कि साल भर अभी शादी को हुआ नहीं और 2 महीने से पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। जरूर उसने इस कविता से गलत संबंध बना लिए हैं। उस अकेले को दोष मत दो जी। उषा ने सुबकते हुए कहा, दामाद जी ने तो 10 बार इस मूर्ख के सामने वापस लौटाने की विनती की होगी, लेकिन इसकी जिद के आगे उनकी एक न चली। आरोही को कसूरवार मत कहो। हमारी बेटी ने आलोक से प्रेम विवाह किया है। उसे सुखी रखना उसका कर्तव्य है। अगर आरोही अलग घर में जाने की जिद पर अड़ी हुई है तो वह मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कर रही। कहकर ओम प्रकाश आरोही की तरफ देखने लगे। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नौकरानी बनने के लिए शादी नहीं की थी आलोक से। आरोही ने अपने मन की बात फिर दोहराई। आरोही, तुम आलोक को फोन करके इसी वक्त यहाँ आने के लिए कहो। ऐसी डांट पिलाऊंगा मैं उसे कि इश्क का भूत फौरन उसके सिर से उतर कर गायब हो जाएगा। ओम प्रकाश की आंखों में चिंता व क्रोध के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। आरोही आलोक को फोन करने के लिए उठ खड़ी हुई। करीब घंटे भर बाद आलोक अपनी ससुराल पहुंचा। उसके पिता सोमनाथ और माँ सीमा भी उसके साथ आए थे। उन तीनों के चेहरों पर चिंता और तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद सोमनाथ ने परेशान लहजे में ओम प्रकाश से कहा, बहू से फोन पर मेरी भी बात हुई थी। मुझे लगा कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। फोन किसी शंकर नाम के आदमी का था। सीमा के इस सवाल को सुनकर आरोही और उसके माता पिता बुरी तरह से चौंक उठे। आपको कैसे मालूम पड़ा उसका नाम? बहन जी, उषा अचंभित हो उठी क्योंकि उसने शाम 6 बजे के आसपास हमारे यहाँ भी फोन किया था। आलोक और उसके पिता घर पर नहीं थे, इसीलिए मेरी ही उससे बातें हो पाई। क्या कहा उसने आपसे? उसने आपसे क्या कहा? सीमा ने उलटकर पूछा। उषा के बजाय ओम प्रकाश ने गंभीर होकर उनके प्रश्न का जवाब दिया। बहन जी, शंकर ऐसी बात कह रहा था जिस पर विश्वास करने को हमारा दिल तैयार नहीं है, लेकिन वह बहुत क्रोध में था।
आलोक को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा था। इसीलिए आलोक से हमें पूछताछ करनी ही पड़ेगी। क्या वह किसी कविता नाम की लड़की से मेरे अवैध प्रेम संबंध होने की बात आपको बता रहा था? आलोक गहरी उलझन और परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। आरोही ने उसके चेहरे पर पैनी नजरें गड़ाकर कहा, हाँ, कविता की ही बात कर रहा था वह। कौन है ये कविता? मैं तो सिर्फ एक कविता को ही जानता हूँ जो मेरे विभाग में मेरे साथ काम करती है। तुम्हें याद है, शादी के बाद हम एक रात नीलम होटल में डिनर करने गए थे। तब एक लंबी सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई थी। मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था। आरोही ने अपनी सास की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी, मैंने आपसे उस लड़की का जिक्र घर आकर किया था। वह आलोक से बहुत खुली हुई थी, उसे यार यार कहकर बुला रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ न होती तो आलोक से उसके गलत तरह के संबंध होने का शक मुझे उसी रात हो जाता। मेरा दिल कहता है कि आलोक जरूर उसके रूप जाल में फंस गया है और उसके पुराने प्रेमी शंकर ने क्रोधित होकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। बोलते बोलते आरोही की आंखें डबडबाई, चेहरा लाल हो चला। बेकार की बात मुंह से मत निकालो आरोही। आलोक को गुस्सा आ गया। घंटे भर से अपने माता पिता को यह बात समझाते हुए मेरा मुंह थक गया है कि कविता से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम मुझे चरित्रहीन इंसान समझती हो? अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये शंकर क्यों जान से मार देने की धमकी तुम्हें दे रहा है? आरोही ने चुपते स्वर में पूछा। उसका दिमाग खराब होगा, वह पागल होगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वह क्यों ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गया है? आलोक चिढ़ उठा। अगर वह सही कह रहा हो तो तुम कौन सा अपने व कविता के प्रेम की बात सीधे सीधे आसानी से कबूल कर लोगी? आरोही ने जवाब दिया। तब मेरे पीछे जासूस लगवाकर मेरी इंक्वायरी करा लो मैडम। आलोक गुस्से से फट पड़ा। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम 2 महीने से मुझसे दूर यहाँ मायके में जमी बैठी हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ भी जाता हूँ तो तुम्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना उससे? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने मुझ पर लौटने का दबाव बनाने के लिए ही शंकर वाला नाटक किया है। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम मेरे मनोभावों को समझकर उचित कदम नहीं उठाओगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। आरोही झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई। चाय नाश्ता लेकर मेहमान अपने घर लौटने लगे। चलते चलते सोमनाथ ने स्नेह भरा हाथ आरोही के सिर पर रखकर कहा, बहू, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कह दिया है। तुम दोनों के लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए तुम दोनों का साथ साथ सुखी रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किराए का मकान मिलने तक अगर तुम घर लौट आओगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जवाब में आरोही तो खामोश रही, लेकिन उषा ने कहा, ये आगामी इतवार को पहुंच जाएगी आपके यहाँ। मेहमानों के चले जाने के बाद आरोही ने कहा, माँ, एक तो मुझे इस कविता के चक्कर की तह तक पहुँचना है। दूसरे, अगर मैं आलोक के साथ रहूंगी तो उस पर मकान जल्दी ढूंढने के लिए दबाव बनाए रख सकूंगी। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं ससुराल लौट रही हूँ। शुक्रवार की दोपहर में एक अजीब सा हादसा घटा। आरोही अपने कमरे में आराम कर रही थी कि खिड़की का कांच टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी उसके पिता ने घबराई हालत में बाहर से बैठक में प्रवेश किया और आरोही को देखकर कांपती आवाज में उससे बोले, शंकर दादा के 2 गुंडों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा है। पत्थर पर कागज लिपटा है, उसे ढूंढ।
उसमें हमारे लिए संदेश लिखकर भेजा है। शंकर दादा ने पत्थर पर लिपटे कागज में टाइप किए गए अक्षरों में लिखा था, आरोही मैडम, अपने पति आलोक की करतूतों का फल भुगतने को तैयार हो जाओ। आज शीशा तोड़ा गया है, कल उसका सिर फूटेगा। कविता सिर्फ मेरी है, उस पर गंदी नजर डालने वाले के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। शंकर दादा। पत्र पढ़ने के बाद उषा, ओम प्रकाश व आरोही के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। पूरी घटना की खबर दोपहर में ही सोमनाथ के परिवार तक भी पहुंच गई। खबर सुनकर सभी मानसिक तनाव व चिंता का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना आलोक को करना पड़ा। हर आदमी उसे कविता से अवैध प्रेम संबंध रखने का दोषी मान रहा था। वह सबसे बार बार कहता कि कविता से उसका कोई गलत संबंध नहीं है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को राजी न था। रविवार की सुबह आरोही अपने पिता के साथ ससुराल पहुंच गई। रात को शयन कक्ष में पहुंचकर उन दोनों के बीच बड़ी गर्मागर्मी हुई। आलोक अपने को दोषी नहीं मान रहा था और आरोही का कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जो शंकर उस्ताद यूं गुस्से से फटा जा रहा है। आखिरकार आलोक ने आरोही को मना ही लिया। तभी उसने अपने आप को आलोक की बाहों के घेरे में कैद होने दिया था। पूरा एक सप्ताह शांति से गुजरा और फिर शंकर दादा की एक और हरकत ने उनकी शांति भंग कर डाली। किसी ने रात में उसकी मोटरसाइकिल की सीट को फाड़ डाला था। हैंडल पर लगे शीशे फोड़ दिए थे। ऊपर से उस पर कूड़ा बिखेर गया था। उसके हैंडल पर एक चिट लगी हुई थी जिस पर छपा था, अब भी अपनी जलील हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो इसी तरह तेरा पेट फाड़ डालूंगा। आलोक चिट उखाड़कर उसे गायब कर पाता। उससे पहले ही सोमनाथ वहां पहुंच गए। उनके शोर मचाने पर पूरा घर फिर वहां इकट्ठा हो गया। जो भी आलोक की तरफ देखता उसकी नजरों में शिकायत व गुस्से के भाव होते। शंकर दादा का खौफ सभी के दिल पर छा गया। दिन रात इसी विषय पर बातें होती। आलोक को उसके घर व ससुराल का हर छोटा बड़ा सदस्य चौकन्ना रहने की सलाह देता। शंकर दादा का अगला कदम न जाने क्या होगा। इस विषय पर सोच विचार करते हुए सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती। लगभग 10 दिन बिना किसी हादसे के गुजर गए, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी सिद्ध हुई। एक रात आलोक और आरोही 10 बजे के आसपास घर लौटे। एक मारुति वैन उनके घर के गेट के पास खड़ी थी। इस पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। आलोक की मोटरसाइकिल के रुकते ही उस वैन में से 3 युवक निकलकर बड़ी तेज गति से उनके पास आए और दोनों को लगभग घेर कर खड़े हो गए। कौन हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? आलोक की आवाज डर के मारे कांप रही थी। अपना परिचय ही देने आए हैं हम तुझे, मच्छर, बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही साथ सबक भी सिखा कर जाएंगे। फिर बड़ी तेजी व अप्रत्याशित ढंग से एक अन्य युवक ने आरोही के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह यूं दबोच लिया कि एक शब्द भी उसके मुंह से निकलना संभव न था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने आलोक का कॉलर पकड़कर एक झटके में कमीज को सामने से फाड़ डाला। दूसरे युवक ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। हमारे शंकर दादा की चेतावनी को नजरअंदाज करने की जुर्रत कैसे हुई तेरी खटमल? मूंछों वाले ने आनन फानन में 5-7 थप्पड़ आलोक के चेहरे पर जड़ दिए। बेवकूफ इंसान, ऐसा लगता है कि ना तुझे अपनी जान प्यारी है ना अपने घर वालों की। कविता भाभी पर डोरे डालने की सजा के तौर पर क्या हम तेरी पत्नी का अपहरण करके ले जाएं? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि कविता से मेरा कोई प्रेम का चक्कर नहीं चल रहा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आलोक उसके सामने गिड़गिड़ा उठा। 2 थप्पड़ और मारकर मूंछों वाले ने क्रूर लहजे में कहा, बच्चे, आज हम आखिरी चेतावनी तुझे दे रहे हैं।
कविता भाभी से अपने सारे संबंध खत्म कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस खूबसूरत बीवी को उठा ले जाएंगे हम शंकर दादा के पास। बाद में जो इसके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी, मजनू की औलाद। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो 1 मिनट के अंदर अंदर वैन आलोक व आरोही की नज़रों से ओझल हो गई। वैन का नंबर नोट करने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि नंबर प्लेट पर मिट्टी की परत चिपकी हुई थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर ओम प्रकाश व सोमनाथ के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। 3 दिन बाद आरोही के माता पिता ने सबको रविवार के दिन अपने घर लंच पर आमंत्रित किया। कुछ मीठा ले आने के लिए ओम प्रकाश और सोमनाथ बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में ओम प्रकाश ने तनाव भरे लहजे में अपने समधी से पूछा, आरोही कैसी चल रही है? सोमनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है वह। कल मैंने आलोक से कहा कि जाकर वह मकान देखाओ जिसका पता प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। आरोही ने मेरी बात सुनकर फौरन कहा कि वह किसी किराए के मकान में जाने की इच्छुक नहीं है। उसका ऐसा मुझे नहीं जाना वाला कथन सुनकर मुझे अपनी मुस्कान को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था दोस्त। हमारी योजना सफल रही है, यानी कि आरोही की अकेले रहने की जिद समाप्त हुई। ओम प्रकाश एकाएक प्रसन्न नजर आने लगे थे, बिल्कुल खत्म हुई। सुनो, हमारा कितना नुकसान हुआ है कुल मिलाकर? सोमनाथ ने जानना चाहा। छोड़ो यार, ओम प्रकाश ने कहा, मेरी बेटी आरोही का जो खून सूख रहा होगा आजकल, उसकी कीमत क्या रुपयों में आंकी जा सकती है? समधी साहब, ओम प्रकाश, हम तुम अच्छे दोस्त न होते तो आरोही की अलग रहने की बात और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी कि जिद से पैदा हुई समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब बहू सबके बीच रहकर घर गृहस्थी चलाने के तरीके बेहतर ढंग से सीख जाएगी और 4 पैसे भी जुड़ जाएंगे उनके पास। सोमनाथ ने अपने समधी के कंधे पर हाथ रखकर अपना मत व्यक्त किया। आपका लाख लाख धन्यवाद कि उसके सिर से अलग होने का भूत उतर गया। ओम प्रकाश ने राहत की सांस ली। मुझे धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दोस्त के बेटे को भी धन्यवाद दूं, जिसने शंकर उस्ताद की भूमिका में ऐसी जान डाल दी कि उसकी आवाज़ व हाव भाव को याद करके आरोही के अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाटकों में भाग लेने का उसका अनुभव हमारे खूब काम आया। उसको हिदायत दे देना कि जो उसने किया है हमारे कहने पर उसकी चर्चा किसी से ना करे। मेरे बेटे व बहू को अगर कभी पता लग गया कि उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला नाटक हमारे इशारे पर खेला गया था तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं कभी एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। सोमनाथ ने संकल्प किया। हमने जो किया है सबके भले को ध्यान में रखकर किया है। समधी जी, कांटे से कांटा निकल गया है। अब शंकर दादा गायब हो जाएंगे तो धीरे धीरे आलोक व आरोही सामान्य होते चले जाएंगे। नतीजा अगर अच्छा निकले तो कुछ गलत कार्यशैली को उचित मानना समझदारी है। ओम प्रकाश की बात का सिर हिलाकर सोमनाथ ने अनुमोदन किया और दोनों अपने को एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हुए बाजार पहुंच गए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।